इन 14 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक बहुत ही खराब समय है। ये युद्ध स्प्रेड करेगा बाकी मुस्लिम देशों में। इसमें अभी और बर्बादी इसके अंदर आने वाली है। बहुत सारी जनता का भी इसमें नुकसान होने वाला है। ये युद्ध अभी 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बाकी लोगों के देशों का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इन दोनों युद्धों का पनिशमेंट अमेरिकन जनता जॉय बाइडेन की पार्टी को देने वाली है कि अगर राजा अहंकारी हो तो प्रजा कष्ट पाती है, क्योंकि राजा उस प्रजा ने उसको समर्थन दिया था। आतंकवाद यह बेसिकली रिसेंटमेंट है कि जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाते हो तो कहीं ना कहीं क्रोध के रूप में निकलता। भाई इंसान ये सोचता है मरता क्या ना करता, जब मैं मर ही रहा हूं तो मार कर ही मरूंगा। मोदी मीडिया ने बहुत सारी न्यूज़ें चलाई कि वो हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं। वो जेलेंस्की ने भी, यूक्रेन के नेता ने भी बात करी, पुतिन ने भी बात करी। ये सब प्लांटेड न्यूज होती हैं, याद रखिएगा। किसी ने किसी से बात नहीं करी। अगर आपके नेता इतने ही विश्व गुरु थे तो अभी तक 1.5 साल से युद्ध चल रहा, क्यों नहीं बंद करा पाए? सीधा सीधा कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मोदी जी की सत्ता को, मोदी जी की कुर्सी को चुनौती मिल रही है। इसको जरा स्पष्ट करिए, विपक्ष से मिल रही है या फिर अपने अंदर से बीजेपी से ही मिल रही है? इन 5 राज्यों के चुनाव मतलब बल्ले बल्ले वाला पीरियड है कांग्रेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुझे पता है कि संडे के दिन आप इंतजार करते हैं राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियों का, ज्योतिष शास्त्र का। मैं डायरी लेके बैठा, मध्य प्रदेश के चुनाव में निकला हुआ हूं, तो जिले जिले में घूम रहा हूं। कहीं नेटवर्क नहीं आता, कहीं लाइट की समस्या, लेकिन राजीव जी का प्रोग्राम तो करना ही करना है, क्योंकि आप सबकी डिमांड है। जितना राजीव जी को चाहते हैं उतना कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि तुम ज्योतिष को फैला रहे हो। मैं उनसे कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्योतिष भी एक विधा है। अब बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, तमाम ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ज्योतिष की बाकायदा पढ़ाई होती है। तो जिनको राजीव जी से या राजीव जी की भविष्यवाणियों से चिंता है, वो मेरी सलाह है 2 रोटी ज्यादा खाएं, अपने घर बैठे ये प्रोग्राम ना देखें। लेकिन बेचारे क्या फायदा, अपने आप को खून जलाते रहते हैं कि राजीव जी का प्रोग्राम इतना हिट क्यों हो रहा है। और मैं हैरान हूं, मेरे किसी प्रोग्राम पे आज तक इतने ब्यूरोक्रेट, इतने पॉलिटिशियन, दुनिया के मैसेज नहीं आते जितने लोग राजीव जी का नंबर मांगते हैं। इसका मतलब है कि लोगों का ज्योतिष में बड़ा यकीन है। और मैं डायरी लेके बैठा, चेक कर रहा था, राजीव जी ने लगभग 1 जून को पहला प्रोग्राम किया था। तब से 90 से ज्यादा प्रतिशत में, अगर मैं मानूं तो 90% से ज्यादा उनकी भविष्यवाणियां सही होती हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम थे। तो मैं खुद मध्य प्रदेश में था, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना चुनाव है। तो मुझे लगा कि ये चेक करने का टाइम सही है, राजीव जी से इन चुनाव के बारे में पूछा जाए। और दूसरा, मुझे याद आया, राजीव जी ने मेरे ही शो में कहा था कि अगले 6 महीने दुनिया के लिए बड़े खतरनाक हैं, दुनिया में तबाही होगी। तो इजराइल का जो युद्ध है, जो हमास का हमला है, और उसके बाद फिलिस्तीन पे और गाजा पट्टी पे जो बुरी तरह बम बरस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, मुझे लगा कि इस पूरे परिदृश्य पे कारण क्या है। और राजीव नारायण ने इस बार जो खुलासे किए हैं, सुनकर आपके होश फाख्त हो जाएंगे। क्या सीन होने वाला है, दिल थाम के सुनिए राजीव जी को। राजीव जी की ये भविष्यवाणियां, 5 राज्यों के चुनाव और दुनिया में युद्ध, और युद्ध के बाद क्या होगा उसको लेकर है। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप हमारे साथी हैं, हमारा सहयोग करिए। इसके नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ज्वाइन भी कीजिएगा। हमारे राज्यों के नए चैनल शुरू हो गए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों जगह हम लोगों ने राज्यों का चैनल खोल दिया है। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपके आशीर्वाद से 8 राज्यों में चैनल शुरू हो गए हैं। 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपका बेशुमार प्यार हमारे लिए बहुत ताकत है। और सबसे बड़ी बात, आप सब दर्शक एक साइट का नाम नोट कर लीजिए। मैं कहता हूं मैं अच्छा यूट्यूबर हूं, कोई दूसरा कहता है मैं यूट्यूबर हूं। एक साइट है सोशल ब्लेड, SOCIALBLADE। ये किसी भी यूट्यूबर की पूरी जन्म पत्री नापने का सबसे बढ़िया तरीका है। उस यूट्यूबर के चैनल का नाम डालिए, पूरा लिख के आ जाएगा, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यू हैं, पिछले 1 महीने में कितना देखा गया। और जो अगस्त के आंकड़े हैं, उसके बाद सितंबर के जो आंकड़े आए हैं, सितंबर के महीने में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उसमें आपका अपना चैनल 4PM देश में नंबर 1 पे है। और ये मेरे लिए बड़ा प्यार की भरी बात है और आप सबका शुक्रिया करने की बात है, क्योंकि आपके बिना ये कभी संभव नहीं होता। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास।
स्वागत है राजीव जी। राजीव जी, आपने हमारे दर्शकों को एक नशे की लत लगा दी है। संडे का सब इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मैं तो देख रहा था एक दिन, मैं आमतौर पे जल्दी उठता नहीं हूँ, फिर मतलब वो जो वीडियो लगाया 6, और फिर मैंने एक दिन टेस्ट करने के लिए बैठा कि 1 घंटे में कितने लोग देखते हैं जो आपके प्रोग्राम को। मैं हैरान रह गया, 6 बजे लगाया मैंने प्रोग्राम सुबह, और 7 बजे तक 1.25 लाख लोग देख चुके थे 1 घंटे में। यानी संडे की सुबह लोग आपके चक्कर में अपनी नींद से उठ के अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। और राजीव जी, मैं भी बड़ा डायरी बना बना के नोट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से जून में शुरुआत की थी। पहली जून, तो फर्स्ट जून, पहले 1 जून थे ना, हाँ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4.5 महीने हुए हैं। तो मैं एक दिन डायरी लेके बैठा था कि राजीव जी ने जो जो बातें कही उसमें से कितनी सत्य कितनी गलत, यस और क्रॉस कर रहा था। मैं हैरान था कि अधिकांश आपकी भविष्यवाणियां सही, और मैं कनेक्शन नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है आपका भगवान जी से एंटीना की डायरेक्ट आप लोग हॉट टाइम पे रहते हो क्या, सब कुछ अंदेशा हो जाता है। और आज जब मैं चेक कर रहा था, मैं मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ, घूम रहा था, तो मुझे लगा कि राजीव जी का प्रोग्राम करना है, तो मैं एक जगह बैठा हुआ था। आजकल होटल में रुकते हैं रात में, देर रात में, तो खाली हो जाते हैं, एडिटिंग चलती रहती है, तो हम लोग अगले दिन की शूटिंग करते हैं। तो मैं चेक कर रहा था, तो मुझे याद आया कि जून में आपने कहा था, शायद जून या जुलाई में, कि अगले 6 महीने जो हैं वो दुनिया के लिए भी बड़े उथल पुथल रहने वाले हैं, दुनिया के लिए भी ठीक रहने वाले नहीं हैं। और इजराइल की और हमास का हमला, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई, ये सारे माहौल देखकर मुझे आपकी भविष्यवाणी याद आई। आपने कहा कि अगले 6 महीने बहुत खतरनाक होंगे, और इस बीच में आपने ये भी कहा था कि ग्रहण का हमारी जिंदगी पे असर पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण जी तो हो गया, हम सूर्य ग्रहण हो गया। अब क्या जो युद्ध हो रहा है, इसमें भी कुछ ग्रहण का योग होता है, उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया में क्या असर पड़ेगा? ये सूरज को थोड़ी देर को छुपना, सूर्य ग्रहण होना, इसका भी कुछ अंदेशा होगा ज्योतिष शास्त्र में। जी। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो बेसिकली सूर्य हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजा का को सिग्निफाई करता है, और चंद्र ग्रहण चंद्रमा जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रजा को करता है। तो आज जो ग्रहण है वो 8:34 से 8:34 से शुरू होगा, और रात्रि को लगभग 2:35 पे खत्म होगा, अगले तारीख 15 तारीख की। तो इस ग्रहण का प्रभाव, हमारी ये जो पुस्तक है ये वाराहमिहिर थे, राजा विक्रमादित्य के राजगुरु। ये क्लासिक ग्रंथ है मंडेन एस्ट्रोलॉजी का। राजा विक्रमादित्य के जो राजगुरु होते थे वाराहमिहिर थे, और उस वाराहमिहिर जी ने इसमें ये ग्रहण के ऊपर पूरा इसमें वर्णन दिया हुआ है, पूरा का पूरा। मतलब आने वाले लोगों को, मैं ज्योतिष प्रेमियों को यह कहूंगा, इस पे रिसर्च करिए। आप देखिए कि हजारों साल पहले जो लिखी गई बातें हैं, उनको आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? ये तो किताब लिखी आज किसने है? ये लिखी किसने है किताब? ये वाराहमिहिर की किताब है, बृहद संहिता, और ये अच्छा। सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी तरह से एक जैन मुनि थे, उन्होंने ये भद्रबाहु संहिता लिखी है, जैन मुनि ने। ये भी अच्छा। हमारे, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब है। मंडेन मतलब कहते हैं पृथ्वी पर होने वाली जो भी घटना है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो अर्थक्वेक की हो, चाहे कोविड जैसे महामारी की हो, या क्या नाम है, अपने पॉलिटिकल सिचुएशन हो कि राजा की असामयिक मृत्यु का है, ये युद्ध है, ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं जो कलेक्टिव जिसका प्रभाव पड़ता है जनता जनार्दन के ऊपर और देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर, वेदर है, ये सब के सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। और मंडेन को मेदनी कहते हैं हिंदी में, और मेदनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये वृषभ लगन की कुंडली में पड़ा है ग्रहण, और चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है। ये इस ग्रहण की जब जो है शुरुआत हुई है, तो उसको हमने ये देखा, आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके ये देखो मार्किंग करके भेजिए, फोटो आप दिखाइएगा कि किस तरह से, ये देखिए ये युद्ध की स्थिति है, ये यहाँ पर फाइट है और यहाँ से वॉर आता है। तो ये संवत्सर ने पहले से ही बता दिया था कि युद्ध इसमें इस साल होने वाला है। ये संवत्सर शुरू हुआ था 21 मार्च 2023 से, और खत्म होगा 22 मार्च 2024 को। मतलब संवत्सर में पहले ही, जिसको आप आमतौर पर हिंदू वर्ष के रूप में जानते हैं, वो बेसिकली सृष्टि का वर्ष माना गया है। दुनिया का भविष्य इसी से देखा जा सकता है, पूरे साल भर का। तो संवत्सर में पहले से ही निश्चित हो चुका था कि इस साल कोई बड़े युद्ध की संभावना है। और घटना कब घटी है
कि जैसे ही 3 अक्टूबर को मंगल 12वें भाव में इस संवत्सर की कुंडली में आता है, 12वां भाव होता है युद्ध का, 7वां भाव भी युद्ध का माना गया है और 8वां भाव भी युद्ध का माना गया मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। 12th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस वॉर के हाउस कहे गए हैं और 6वां हाउस होता फाइट का। तो जैसे ही मंगल ने 3 अक्टूबर को एंट्री मारी है तुला में और ये केतु के साथ आया, सामने राहु था और राहु रिप्रेजेंट करता मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियनिटी को। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हिंदू जो वैदिक धर्म है वो बृहस्पति से देखा जाता है। इसके अलावा जो नॉन हिंदूज हैं वो हमारे राहु से देखे जाते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग देखिए, उस मंगल ने प्रभावित किया राहु को और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि जारी है मेष में, वहां पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि भी गई है। तो देखिए 2 आस्थाओं की लड़ाई है इसमें। ये छोटी मोटी बात नहीं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एंड यहूदी ये सब भिड़ गए आपस में। अमेरिका इनडायरेक्टली इसमें है, क्रिश्चियनिटी पहले से ही लड़ रही है 1.5 साल से, ईसाई तो 2 ईसाई देश लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के रूप में, और पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं और इसमें शनि की तीसरी दृष्टि आई है। तो ये वार इसके अंदर आया और वार कंफर्म होता। अब आगे की घटना बता देता हूं। जो आज ग्रहण पड़ रहा है, इसके बाद सिर्फ 29 तारीख को एक चंद्र ग्रहण और पड़ने वाला है। तो इसी पुस्तक में, जिस पुस्तक को मैंने अभी दिखाया था, इसमें कहा गया एक पक्ष में अगर 2 ग्रहण पड़े तो राजा और प्रजा दोनों मरती है। राजा और प्रजा दोनों। अरे महाराज जी आप डराइए मत, मतलब आप जो कहते हैं वो सही हो जाता है, फिर आप कह रहे हैं कि 2 चंद्र ग्रहण मारेंगे तो राजा और प्रजा दोनों को समस्या होती है। क्यों डरा रहे हैं आप ऐसी बातें? दोनों, मतलब ये सोचिए पॉलिटिशियंस के लिए और प्रजा का मतलब है जनता जनार्दन के लिए। जिस तरह से संजय जी इस समय आप अगर उस पे बीबीसी या अल जजीरा जो चैनल पे देखिए, किस तरह से बर्बादी हुई है इसमें। आप देखते हैं कि कितना अधर्म है इस समय दुनिया में। हिंसा जो है वो अधर्म माना गया। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं उसमें हिंसा को जो है अधर्म माना गया है। धर्म के 10 लक्षण में दर्शकों दोबारा रीड कर देता हूं। धैर्य, क्षमा, विद्या, सत्य, अहिंसा, क्रोध ना करना, मन को वश में करना, चोरी ना करना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूरिटी एंड सेंसेस पे कंट्रोल करना। अब इसमें हिंसा जो है अधर्म है, तो दुनिया में अधर्म बढ़ गया है। इस अधर्म का आप नाश देखें कि इस अधर्म का नुकसान सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? बच्चे और स्त्रियों को। जिस तरह से चाहे वो इजराइल, किसी ने भी हिज्जा करी हो, कोई आतंकवादी ग्रुप हो या कोई देश हो, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं और जिस तरह से वहां पर स्त्रियों का हत्याएं हुई हैं, ये मतलब आज की जनरेशन की मेमोरी में इससे ज्यादा खतरनाक है। ये रशिया और यूक्रेन के वॉर से भी ज्यादा डेडलीस्ट है ये वॉर, इससे ज्यादा दुर्बद। आज जिस तरह से बिल्डिंग खत्म कर दी है उसमें गाजा पट्टी में, आप सोच नहीं सकते। वो तो बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कि आप एक मकान बनाते हुए कितना समय लगता है। आप हजारों मकान आपने ध्वस्त कर दिए, मतलब आप 50 साल 100 साल पीछे हो गए। तो ये किसी का भी इसमें फायदा नहीं होने वाला है। और ये भी आपको बता देता हूं कि अभी अभी देखिए कितना सेंसिटिव इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट में आपके देश में एक मुकदमा पेपर में 2-3 दिन से सुर्खियां बना हुआ है कि एक लेडी की तबीयत खराब थी तो उसने अपना एबॉर्शन रिक्वेस्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हम गर्भ में किसी बच्चे को जो हमें नहीं पता वो जीवित होगा मरेगा, लेकिन हम उसको मारने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो जहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट एक इतना सेंसिटिव है कि एक मतलब जो शिशु अभी तक पैदा नहीं हुआ उसकी रक्षा के लिए वहां पर वो आदेश नहीं पारित करता है, और यहां पर आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो। तो जो इस तरह की जो हिंसा, तो इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इजराइल की मेरे पास जो हॉरोस्कोप है, स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म हुआ था 14 मई 1948 को और शुक्रवार का दिन था। 3:58 की कुंडली है। 3:58 की कुंडली है ये इजराइल की। इस कुंडली में इजराइल के संबंध सारे अरब देशों से खराब हो जाएंगे। इजराइल जो है पूरी अरब कंट्री में अलग थलग पड़ेगा। और ये इजराइल के जो वर्तमान शासक हैं नेतन्याहू, उनके लिए अच्छा समय नहीं है। उनकी गद्दी चली जाएगी इस युद्ध के बाद। जब भी नॉर्मलिसी हो
ये उनकी गद्दी 100% जाना तय है। और अभी जो ग्रहण, जो 2 ग्रहण की मैंने बात करी है, 14 तारीख की, दर्शक मेरे आपकी बात यहूद का विश्व के सभी लोग याद करें, इन 14 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक बहुत ही खराब समय है। ये युद्ध स्प्रेड करेगा बाकी मुस्लिम देशों में। इसमें अभी और बर्बादी इसके अंदर आने वाली है। बहुत सारी जनता का भी इसमें नुकसान होने वाला है। ये युद्ध अभी 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बाकी लोगों के देशों का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जब आपके विदुड़ी जी कुछ गलत बात बोल गए थे संसद में, तो मैंने आपके पिछले से पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुस्लिम देशों में इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। आज आप देखिए, दुनिया के सारा मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है। बांग्लादेश जैसा नॉर्मल या न्यूट्रल देश भी आज जो हमास है उसके साथ में इकट्ठा है। सारे मुस्लिम से इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब ये और दोनों फेथ की है लड़ाई, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज हैं और मुस्लिम्स हैं। तो ये कारण क्यों होता है कि कलयुग की जो परिभाषा कही गई है, भविष्य पुराण दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये भविष्य पुराण है। इस भविष्य पुराण में कलयुग का जो वर्णन किया गया है, कलह का युग। कलयुग का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कलह का युग, मतलब केवल यहाँ पर स्वार्थ होगा, धर्म के लोगों का स्वार्थ, सत्ताओं का स्वार्थ, उसमें लोगों के निर्दोष लोग मारे जाएंगे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और आपको एक पुस्तक और दिखाता हूं जो मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाई थी। ये लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग मेरी बातों को याद रखें। ये श्रीमद् भागवत है। इसमें मैंने कहा था कि 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने यह कहा परीक्षित से कि जिस देश का राजा भोगी हो, झूठ बोलने वाला हो, बहरूपिया हो और नाना प्रकार के नाटक करने वाला हो और जो है अहंकारी हो, ऐसे देश के राजा की प्रजा चूंकि उसका समर्थन कर रही है तो वो भी उसी तरह का कष्ट पाएगी। तो आपकी जानकारी के बताओ, नेतन्याहू ने वो डिक्टेटरशिप वहां पर चलाई इजराइल में कि उसने सुप्रीम कोर्ट के कानून बदलने चाहिए, और जिसकी वजह से लाखों जो है इजराइल में लोग सड़कों पर आए थे, लाखों लोग आए थे सिर्फ। आज तो मैं इसी भागवत पुराण की बात अब बता देता हूं कि अगर 1200-1400 इजरायली मारे गए हैं तो ये भागवत पुराण का कथन सत्य हो गया कि यानी कि अगर राजा अहंकारी हो तो प्रजा कष्ट पाती है, क्योंकि राजा, उस प्रजा ने उसको समर्थन दिया था। तो इसी तरह अपने देश में भी हम जो हालात हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक है उसको ये सोचना चाहिए कि आपके राजा का व्यक्तित्व, बिहेवियर कैसा है। तो मेरी भविष्यवाणी के अनुसार ये राजीव जी बताइए मुझे, आपने कहा कि एक ग्रहण और पड़ेगा, चंद्र ग्रहण और पड़ेगा, और उसके बाद में हालात जब एक माह में 2 ग्रहण होते हैं तो राजा प्रजा दोनों को भोगना होता है। तो मैं देश के और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूंगा कि ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं इसमें भारत में क्या स्थिति होगी। नंबर 2 बात, इसमें इजराइल के साथ अमेरिका बहुत मजबूती से खड़ा है, तो इजराइल और अमेरिका की ताकत जीतेगी या फिर फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो जीतेंगे? क्योंकि हमास ने जो आतंकवादी हमला किया उसकी निंदा सबने की है कि ये आतंकवादी हमला इतना बर्बर था, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, बर्बर तरीके से मारा गया, बच्चों को नहीं छोड़ा गया। हम भी इसकी निंदा करते हैं। इतने ज्यादा जो लोग करते हैं, हत्याएं करते हैं, निर्दोषों को मारते हैं, वो कम से कम किसी भी धर्म के नहीं हो सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वहाँ हिंदू है नहीं तो मुसलमानों ने भी किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक वो वाकई में मुसलमान है, क्योंकि कुरान शरीफ में कहीं लिखा गया कि तुम हिंसा करो। कुरान शरीफ में तो लिखा है कि दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दो। तो जो इतने बेरहम होते हैं उनको मुसलमान भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, तो इस आपके शास्त्र के हिसाब से, आपके ग्रहण के हिसाब से ताकतवर अमेरिका का क्या सीन नजर आ रहा है आपका, उसका क्या होगा? हाँ देखो, भारत का क्या होगा? भारत का भी देखिए, ये मैंने बताया हाजी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीनी साम्राज्य के लोगों का पक्ष लिया था। अटल जी ने कहा था कि इजराइल जितना हमास ने किया वो निंदनीय है, लेकिन इजराइल सालों से जितना कर रहा है, फिलिस्तीन का हक झड़प रहा है, ऐसी लोगों को मार रहा है, वो भी मुनासिब नहीं है। दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो फिलिस्तीन का खुल के समर्थन भी किया था। तो इन पूरे परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और भारत का क्या सीन नजर आता है आपको? हाँ देखिए, आपने जब ग्रहण की बात की तो मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है टॉरस लगन में, जो भारत की कुंडली है, इसीलिए भारत के ऊपर इस ग्रहण का जरूर फर्क पड़ने वाला है। टॉरस लगन की भारत की कुंडली है, और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो कर्क लगन में पड़ेगा।
कर्क लगन में और आश्विन नक्षत्र में पड़ेगा, केतु के नक्षत्र में। इन ग्रहण के प्रभाव पहले वर्ड के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। वेरी वेरी बैड फॉर फेमस इन्फ्लुएंशियल पीपल, रूलर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज एंड फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भी, किसानों के लिए भी वो अच्छा नहीं है। ये सब जबरदस्त पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और आपने जब अमेरिका की बात की तो इजराइल और अमेरिका के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों की अमेरिका की जो हॉरोस्कोप है वो सिंह लगन की, उनकी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा चल रही है। राहु जुपिटर राहु की दशा चल रही है और राहु में शनि 26 सितंबर 2026 तक चलेगा। अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अगले प्रेसिडेंट के चुनाव में ग्रहों के अनुसार इस युद्ध का यूक्रेन और रशिया का युद्ध प्लस इजराइल और ये हमास के साथ युद्ध, इन दोनों युद्धों का पनिशमेंट अमेरिकन जनता जॉय बाइडेन की पार्टी को देने वाली है। ये ग्रहों के संकेत मैंने पहले दे दिए कि अगले राष्ट्रपति के चुनाव में जॉय बाइडेन की पार्टी को सफलता नहीं मिलने वाली है। दोनों पनिशमेंट इसमें मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इजराइल के लिए मैं बता देता हूं कि इजराइल की कुंडली में भी, अरे एक सेकंड, इतनी हल्की बात, इतनी भारी बात, इतने हल्के ढंग से कहकर निकल रहे हैं आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बाइडेन की पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी बात, इतनी जबरदस्त भविष्यवाणी, देख लीजिएगा, बड़ा रिस्की है ये भविष्यवाणी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं बाइडेन की पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी अगले चुनाव में अमेरिका में। और दूसरा, इजराइल की जो कुंडली दिखाई है मैंने, इजराइल के लिए भी सत्ता परिवर्तन का योग है जब भी है। और हाँ, आने वाला समय इजराइल के लिए इतना खराब है, इजराइल की इकोनॉमी के लिए, कि इजराइल इस युद्ध के बाद इजराइल, अभी बेशक उनके पास सैन्य पावर बहुत अच्छी है और अमेरिका भी उनको मदद कर रहा है, तो अभी वो फॉर द टाइम बीइंग वो जरूर इसमें विक्टोरियस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस युद्ध का खामियाजा ये पूरी अरब कंट्री में एनिमिटी इनके साथ बढ़ेगी। और इजराइल के लिए अब 18 वर्ष की, क्योंकि इजराइल की कुंडली में भी जो राहु की महादशा शुरू हो गई है वो 8वें घर में मृत्यु के भाव में बैठा हुआ है। सो मृत्यु का भाव में मतलब परिवर्तन है और डाउनफॉल लेकर के आता है किसी कंट्री के लिए। और इंटरेस्टिंग, अमेरिका और राहु, इजराइल की कुंडली के लिए बताता हूं, अमेरिका की राहु की महादशा चल रही है, वो उनके 12वें घर में बैठा है। और मैंने पिछला चुनाव भी जब ट्रंप का और बाइडेन का प्रेडिक्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रंप हारेंगे, वो 12वें घर के राहु को ध्यान में रखकर किया था। तो ये दोनों देशों के लिए बहुत नुकसान है और अमेरिका के लिए तो 2030 तक का बहुत खराब समय है। अच्छा। दुनिया में, हाँ आपको मैं बताता हूं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्वार्थी कोई देश है तो अमेरिका है। जिस तरह से हथियार उसने यूक्रेन में सप्लाई किए, वरना यूक्रेन की कोई ताकत नहीं थी। वो एक कॉमेडियन वहां का प्राइम मिनिस्टर है, उस कॉमेडियन ने इतनी लंबी लड़ाई लड़नी ही नहीं थी अगर ये अमेरिका और उसके सारे लोग मिलकर हथियार ना बेचते उसको। वो कब का हाथ जोड़ करके सरेंडर कर लेता। बड़े भाई, रूस उसके लिए बड़ा भाई जैसा है, वो बड़े भाई के सामने आके सरेंडर करता, बोले कि भैया छोड़ो, माफ करो, हमसे गलती हो गई, वो युद्ध कभी का खत्म हो जाता। लेकिन पूरी दुनिया को जिस देश ने अगर बर्बाद करने की कोशिश की वो अमेरिका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुंडली के आधार पर, और उसको प्रकृति, उसको अमेरिका को, ये डेट है मेरे पास, मैं दर्शक नोट करके रखें, 22 नवंबर 2023 से, आने वाला 22 नवंबर 2023, यहां से अमेरिका के लिए 2030 तक का खतरनाक समय है। अरे बाप रे, अमेरिकन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक समय है। ये अमेरिका की जो ताकत है वो, उस ताकत में निश्चित रूप से ड्रास्टिकली कमी आएगी और पूरे दुनिया में अमेरिका एक सुपर विलेन के रूप में देखा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो और बहुत खतरनाक बात कर दी आपने। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और आपने उसकी लंका लगा दी। लेकिन राजीव जी, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, दर्शक सांस रोक के इंतजार कर रहे होंगे, इन सूर्य ग्रहण का, इन मंगल ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, क्षमा कीजिएगा, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का भारत की राजनीति पे और 5 राज्यों के चुनाव हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश का चुनाव कवर कर रहा हूँ, उससे मैं गांव जिले में जा रहा हूँ। इन चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा। देखो, हमने आपसे पिछली बार भी, आपने जब मेरे से पूछने की कोशिश की तो मैंने हमेशा कहा कि जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होते तब तक घटना जन्म नहीं लेती। तो आज तो दर्शक मेरे से अपेक्षा कर सकते कि आज मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि घटना जन्म ले चुकी है। 9 अक्टूबर को चुनाव अनाउंस होते हैं
ठीक है जी। और 12:35 पर चुनाव आयुक्त ने डेट डिक्लेयर की है, तो वो घटना का जन्म का समय हो गया, वहां से आचार संहिता लागू हो जाती है। उस समय जो लगन बना था ज्योतिष के अनुसार धनु लगन बना था। तो हमारे पास, हमने आपके पास कॉपी है और आप जरूर दर्शकों को दिखाइएगा। मेरे पास में ये 2 कुंडलियां हैं, ये दोनों कुंडलियां कांग्रेस और बीजेपी की हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। दर्शक जानते ही हैं 2 जनवरी 1978 को कांग्रेस का जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का जन्म हुआ था। तो इन दोनों कुंडलियों में हमने ये देखा कि जिस समय चुनाव अनाउंस होते हैं, टेक्निकल चीज बता रहा हूं, ज्योतिष सीखने वाले उसको सीखें कि कैसे पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की जाती है, कि जिस समय जो ब्रह्मांड में लगन था वो सेजिटेरियस धनु लगन था। तो धनु लगन दोनों पार्टियों के लिए कैसा बनता है, उसका इफेक्ट कैसा आता है। तो कांग्रेस की कुंडली चूंकि मीन लगन की कुंडली है, तो धनु लगन उनका 10वां घर का हाउस बनता है, जो सत्ता है। और बीजेपी की कुंडली चूंकि मिथुन लगन की है, तो उनके 7वें घर का स्वामी है, वो सत्ता से उसका कोई संबंध नहीं है। चंद्र कुंडली कांग्रेस की कन्या लगन की है, तो कन्या से ये 4थे घर का क्राउन का लगन बनता है। और बीजेपी की कुंडली वृश्चिक राशि की है, तो वो 2nd हाउस न्यूट्रल हाउस का। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि इन आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के लिए जश्न का दिन है। इसके अलावा हमने एक और चीज की कि 3 दिसंबर को ग्रहों की स्थिति क्या आ रही है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आया कि जब चंद्रमा, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उस दिन भी चंद्रमा कर्क राशि में था, और कर्क जिस दिन परिणाम आएगा 3 दिसंबर 2023 को, उस दिन भी चंद्रमा कर्क राशि में होगा। तो हमारे ज्योतिष में ये देखा जाता है, जब हम देखते हैं ना भाई हमें सफलता असफलता जब मिलती है तो हमारा मूड कैसे बदलता है। अगर हमारे को सफलता मिलती है तो हम जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और अगर जो है अगर खराब रिजल्ट आए तो हम कोप भवन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो कर्क लगन जो है, कर्क राशि जो है, जिस दिन चंद्रमा इलेक्शन के दिन भी था, अनाउंसमेंट के दिन और परिणाम के दिन, वो कांग्रेस की कुंडली का चंद्र कुंडली से लाभेश है, लाभ का घर है, अचीवमेंट का हाउस है। और लगन कुंडली से वो 5वें घर का त्रिकोण का हाउस बनता है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस की इन 5 राज्यों में स्थिति इतनी बेहतर होने वाली है कि जश्न का माहौल होगा 3 दिसंबर को कांग्रेस के सारे पार्टी दफ्तरों में। आपको एक चीज किसी ने मेरे से, पत्रकार ने पूछा था कि राजीव जी जश्न को जरा एलोबरेट करिए, 5 राज्यों की बात करें। तो मैंने कहा देखिए ऐसा होता है कि कांग्रेस की अभी 2 जगह तो सरकार है ही, अगर 2 की 2 में ही आई तो जश्न कहां हुआ। जश्न तो तब है कि 2 से ज्यादा बढ़ो ना ऊपर, तो 2 से हम ज्यादा ऊपर बढ़ने वाले हैं। जहां तक हर राज्य की बात है तो कोई बड़ा डिफिकल्ट है जो है राज्य दर राज्य और सीटों को प्रिडिक्शन करना। मैं लोगों दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिस तरह प्रशांत किशोर को आप, जो स्ट्रेटेजिस्ट था, उसको आप लोग पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हायर करती थी, कभी ज्योतिष का इस्तेमाल करके देखिए। आप जितने लोग एमएलए की टिकट देते हो, आप उनकी सबकी कुंडलियां हमको, मैं भी अपनी टीम बैठाऊंगा 5-6 ज्योतिषियों के साथ मिलकर सबकी एनालिसिस करके बता सकता हूं आपके कितनी सीटें जीत के आने वाले। भाई टेक्निकल पैरामीटर ये हर एमएलए की हॉरोस्कोप देखी जाएगी, बता दिया जाएगा ये जीत के आने वाला है, और कंफर्म आप सोचो उसकी एक्यूरेसी 90-95% होगी। क्योंकि 5%, 10% इसलिए हम मान रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जन्म के टाइम और तारीखें नहीं पता होती हैं, उस समय ज्योतिषी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन 5 राज्यों के चुनाव मतलब बल्ले बल्ले वाला पीरियड है कांग्रेस के लिए 3 दिसंबर को। और 2 ग्रहण जो पड़ रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है मोदी जी की सत्ता के लिए, क्योंकि हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो हमने कहा राजा और प्रजा दोनों को कष्ट आता है। तो राजा का अर्थ यहां पर केंद्र का राजा माना जाता है, देश का राजा। वहां पर प्रदेश का राजा नहीं बात कर रहे हैं हम, देश का राजा। तो देश के राजा के लिए ये दोनों ग्रहण अपमान की स्थिति ला रहे हैं, उनकी सत्ता को भी चुनौती मिलने वाली है इन 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद। आप सीधा कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मोदी जी की सत्ता को, मोदी जी की कुर्सी को चुनौती मिल रही है। इसको जरा स्पष्ट करिए, विपक्ष से मिल रही है या फिर अपने अंदर से बीजेपी से ही मिल रही है? भाई अपने अंदर से ही। मैंने आपका हर प्रोग्राम में कहा था कि भाई बीजेपी में जो है बेसिकली इनफाइटिंग और अपोजिशन और डिवीजन पार्टी का विघटन होने वाला है। ये मैंने हर प्रोग्राम में 4-5 प्रोग्राम से बराबर कह रहा हूं।
वो इसलिए कह रहा हूं कि तीसरा घर सहयोग का होता है, उसमें सारे पाप ग्रह इकट्ठे हैं। चंद्रमा में शनि में राहु की दशा चल रही है, तो तीसरे घर में इतने पाप ग्रह बैठे हुए हैं कि जिससे विघटन आ रहा है। और लगातार आप लोगों को मीडिया के लोग बता भी रहे हैं कि किस तरह से अपोजिशन हो रहा है, वहां हर स्टेट में ही हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। तो उसका नतीजा यह है कि वो लोग सब लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे तो वो अटैक करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये केंद्र की सत्ता के लिए चुनौती है 3 दिसंबर के बाद। तो ये 2 ग्रहों का प्रभाव ये पड़ा कि मैं अब एलोबरेट कर देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राजा कौन? प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन। उसके लिए अच्छा समय नहीं है, वो मैंने भविष्यवाणी कर दी, गए, वो अब अगली बार नहीं आते। दूसरी बात, नेतन्याहू इजराइल के, वो भी गए, उनका भी बोरिया बिस्तर बंद रहेगा। तीसरे हमारे यहाँ के देश के, क्योंकि वो हमारा टॉरस लगन में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है मतलब हमारे देश के राजा के लिए ग्रहण वाला है। और उनकी जो पॉलिसी है, देखिए आनंद फानंद में क्या हुआ, आपको याद होगा, पेपर में देखा। पहले तो हमास को उन्होंने, आतंकवाद को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इजराइल का समर्थन किया। लेकिन कल आज में स्टेटमेंट चेंज हुआ, फिलिस्तीन का भी समर्थन करते नजर आए। लेकिन जैसा आपने बात कही थी, वास्तव में सच बात है भाई। आज वीडियो यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इवन मुझे भी ट्रुथ पता लगा कि भाई इस लड़ाई का कॉज क्या था, भाई रूट क्या है। रूट यह है कि वो फिलिस्तीनी लोगों की जगह थी, जूस को वहां पर जबरदस्ती बसाया गया। सिर्फ अमेरिका की ये कोशिश और वेस्टर्न कंट्रीज की क्रिश्चियनिटी की ये कोशिश थी कि अरब देशों के बीच में अपना एक पिट्ठू बैठाने की बात थी, और सारे के सारे लोग उसको मदद कर रहे हैं। आज उसने सब जगह पर जो है मारामारी करके लैंड पे कब्जा कर लिया। हमारे आपके मकान पर अगर कोई ताकतवर आदमी कब्जा कर ले तो हमें कैसा महसूस होगा, ये देखिए। तो आतंकवाद देखिए अपने आप में कोई चीज वो नई चीज नहीं है। आतंकवाद यह है बेसिकली रिसेंटमेंट है, कि जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाते हो तो कहीं ना कहीं क्रोध के रूप में निकलता। भाई इंसान ये सोचता है मरता क्या ना करता, जब मैं मर ही रहा हूं तो मार के ही मरूंगा। तो इस वजह से दुनिया भर में जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है वो सत्ता के स्वार्थ के कारण बढ़ रहा है। राजीव जी, ये तो मैंने अपने 2 दिन पहले वीडियो में भी कहा था कि हमने एक ऐतिहासिक गलती कर दी। अगर भारत की स्थिति ये थी कि भारत अगर बीच का रास्ता अपनाता तो भारत एक ऐसा देश होता जो कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वार्ता करा सकते हैं, तो पूरी दुनिया में एक स्टार की हैसियत बनती भारत की। हमने आनंद फानंद में उनको दिखाई दिया, सोशल मीडिया पे कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार तुल गए, हमास की तुलना मुसलमानों से करने लगे, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार भारत में भी कहने लगे भारत में भी हमास की मानसिकता है। मतलब अंधाधुंध दौड़ हो गई कि हमास के बहाने मुसलमानों को आप बुरा भला को, मुसलमानों को अपशब्द को, ये होड़ लग गई। नतीजा ये हुआ कि हमने पूरी दुनिया का जो नेतृत्व कर सकते थे इस समय, हम प्रधानमंत्री कहते हैं मैं इजराइल की और फिलिस्तीन की वार्ता के लिए तैयार हूँ, दोनों की वार्ता कराऊंगा, दोनों मेरी बात सुनेंगे। कितना बढ़िया मौका था। अटल जी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, भारत ने एक ऐतिहासिक मौका अपनी बेवकूफी में खो दिया। बिल्कुल, मैं इसी में एक एलोबरेट करके बात बताना चाहता हूँ विस्तार से। देखिए, मैं खुद स्वयं क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन को जानता हूं, मैं अपनी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गोदी मीडिया पर रोक लगाई जाए। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कॉन्स्पिरेसी रच के इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रही है। इस न्यूज को ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिखाया जा रहा है। इसको बेसिकली मुस्लिम्स को विलेन दिखा करके कोशिश करने की कोशिश, ये गलत बात है। इससे चुनाव प्रभावित होते हैं, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है। तो मैं आपके चैनल पर दर्शकों को कमिट करता हूं कि मैं उन इलेक्शन कमीशन से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोदी मीडिया पर अंकुश लगाएं, ये न्यूज ज्यादा ना चलाई जाए, या उसकी भाषा बदलनी चाहिए कि ये इसको मुसलमान उसका ना करके दें। और इसके अलावा आपको बता रहा हूं कि गोदी मीडिया की बात यह देखिए कि गोदी मीडिया ने बहुत सारी न्यूजें चलाई कि वो हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो जेलेंस्की ने भी, यूक्रेन के नेता ने भी बात करी, पुतिन ने भी बात करी। ये सब प्लांटेड न्यूज होती हैं, याद रखिएगा। किसी ने किसी से बात नहीं करी। अगर आपके नेता इतने ही विश्व गुरु थे तो अभी तो 1.5 साल से युद्ध चल रहा, क्यों नहीं बंद करा पाए? वो अगर इतना, ये सब बकवास बात है, केवल अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, कुछ नहीं। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और देखिए इसमें चाइना का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ये, और रशिया ने भी, आप देखिए इस युद्ध में, इजराइल और हमास वाले युद्ध के में रशिया ने भी वार्निंग दे दी है इनको कि भाई सिविलियंस की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अमानवीय, संजय जी, ये दुनिया के, मेरे आपके और जितने दर्शक हैं हमारी एज के, हमसे बुजुर्ग और हमारी नई जनरेशन पीछे,
सब लोगों के लिए बड़ी दुखदाई है। आप गाजा पट्टी की तस्वीरें देखिए, बिजली काट दी गई है, दूध पानी सब बंद करिए। मतलब वहां पर जो 23 लाख की आबादी है, अब 23 लाख को मारने के चक्कर में हो। इस तरह का तो दुश्मन के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता। जो कुछ हो रहा है इसकी सबको निंदा करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है, और विश्व की कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को इसमें आगे आकर बिल्कुल इस युद्ध को रुकवाना चाहिए, जो कि गिरोह के कारण तो हमास ने जो किया वो निंदनीय था। लेकिन अब इजराइल जो कर रहा है, महिलाओं बच्चों पे हमले कर रहा है, डायरेक्ट रॉकेट लॉन्चर कर रहा है, वो भी गलत है, बिल्कुल करना चाहिए। राजीव जी, इससे अलग हटके आखिरी सवाल, राहुल गांधी का इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कद बढ़ेगा, कम होगा, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, राहुल गांधी के साथ साथ मैंने प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप भी आपके चैनल पे डिस्कस की थी। 2 सितंबर से प्रियंका की हॉरोस्कोप जबरदस्त है। प्लस राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी की 30 अक्टूबर को राहु उनके 6वें घर में आ जाएगा। जो 6वां घर शत्रु का होता है, शत्रुहंता। तो राहुल जो है की जो इमेज, जो पर्सनैलिटी है, वो दया करुणा वाली है। जिस तरह से पूरे संसार में इस समय हिंसा हिंसा हिंसा, तो आपको मैं बता रहा हूं, मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज विश्व को कोई अगर नेता पसंद आएगा तो वो प्रेम और सदाचार की, मित्रता की, सहयोग की बात करने वाला। तो राहुल गांधी की छवि पूरे विश्व में पसंद की जाएगी आपको, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व में वे एक बहुत अच्छे नेता के रूप में देखे जाएंगे, एक मैच्योर्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखे जाएंगे। तो ये राहुल का कद इंटरनेशनल ग्लोबल होने वाला है। और प्रियंका की जो ऑरा है वो राज्यों के चुनाव जिताने में बहुत मदद करेगी, जिससे प्रियंका का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, हाँ, आपने बात की। और आखिर में आप दर्शकों के लिए एक संदेश देते हैं। हाँ, दर्शकों के लिए मैं बिल्कुल एक धार्मिक संदेश देता हूँ कि देखो, एक हमारे पास क्या है जीवन में, हम किसी को शांति दें, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। शांति की बात, प्रेम की बात कुछ कर सकें तो हाँ, दर्शकों को जानकारी के लिए बताता हूँ कि 15 तारीख से आश्विन मास के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिनको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। और इसमें शक्ति की आराधना की जाती है। इसीलिए पूरे पूरब में आपके बंगाल में लेके बहुत जोर शोर से मनाई जाती है ये नवरात्र। और जो चैत्र मास में आता है उसको शक्तिधर की उपासना की जाती है, मतलब राम जी की उपासना की जाती है। 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं। 4 नवरात्र आते हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। प्रसिद्ध इसमें चैत्र के और आश्विन के हैं। और 2 नवरात्र जो है इनको बासंती और शारदीय नवरात्र में, मतलब बसंत ऋतु में आता है एक चैत्र वाला, और ये अभी शरद ऋतु है तो शारदीय नवरात्र कहा जाएगा। 2 नवरात्र आते हैं आषाढ़ और माघ के, ये गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। धर्म की नॉलेज की बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। इन गुप्त नवरात्रों को योगी संत महात्मा ही करते हैं। अब एक दर्शकों को ये मैं बात करना चाहता हूं कि भाई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रों में आप व्रत तो रखते हो, तो व्रत का अर्थ क्या है, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का मतलब, उप मतलब समीप, वास मतलब बैठना, समीप बैठना और निराहार रह के, मतलब बिना भोजन के ध्यान करना उपवास है। और व्रत मतलब संकल्प है, हम किसी चीज का संकल्प लें। अगर हम ये संकल्प लें आज कि हमें हिंसा की बात करने वाला, समाज को बांटने वाली पार्टी और नेताओं का बहिष्कार करना है, आपके चुनाव आने वाले हैं, तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर आप निंदा, कटुता, झूठ, असत्य, बहरूपियापन इसको बढ़ावा दोगे तो मां का आपको आशीर्वाद कतई ही नहीं मिलेगा। तो व्रत 3 प्रकार के गए हैं संजीजे, 3 प्रकार के व्रत होते हैं। और व्रत करने से फायदा क्या होता है मैं बता देता हूं। व्रत करने से नाना प्रकार के फिजिकल एज वेल एज मेंटल विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, झूठ बोलना, मोह माया, और कलेश होता है इग्नोरेंस, ईगो, हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, अटैचमेंट, फियर ऑफ डेथ, ये दूर होते हैं। व्रत करने से मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध होती है। आत्मबल, संकल्प शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है। व्रत में क्या है, भोजन किया जाता है। आप लोग अक्सर ये बोलते हैं कि भोजन करें ना, व्रत में भोजन किया जाता है। उपवास में आप बिना भोजन के साधना कर सकते हैं, जो योगी करते हैं। तो 3 प्रकार के व्रत होते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिजिकल, कायक कहते हैं, काया से बना है, काया मतलब शरीर, जिसमें फिजिकल व्रत क्या होते हैं, हिंसा का त्याग, जो मैंने पहले कह दिया कि आप ऐसी पार्टियों का बहिष्कार कीजिएगा। व्यभिचार का त्याग, वो जो
कौन से पहलवानों के साथ बदतमीजी करने वाले, और ये जो जितने रेपिस्ट हैं, व्यभिचार है। ये नियमित और उचित भोजन करना, ब्रह्मचर्य, धन का संग्रह न करना, अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, एसेट्स इकट्ठा करना, ये भी पाप माना गया है, और चोरी न करना। और वाचिक क्या है? वाणी के सत्य और मधुर वाणी बोलना, निंदा कटुता का त्याग। हमारे मोदी जी की तरह निंदा करना छोड़ दीजिए, कटुता करना छोड़ दीजिए। तो इसीलिए, और मोदी जी देखो कैसा ड्रामा करते हैं, वहां पर वो मेडिटेशन, वो कैलाश पर्वत का फोटो खिंचवा रहे हैं और दिखा रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ तो भाई साहब एकांत में किया जाता है, फोटो के सामने। और कटुता का त्याग, और मौन व्रत, मौन को भी वाचिक व्रत माना गया है। साइलेंस, आपको बताऊं, आपकी एनर्जी प्रिजर्व होती है इससे। अगर आप हफ्ते में प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे मौन रखने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैं दर्शकों के लिए बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। 2 घंटे प्रतिदिन साइलेंस। साइलेंस का मतलब मोबाइल भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल तो आपके थॉट्स को बिगाड़ रहा है। और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक में क्या है? राग द्वेष का त्याग करना, वैराग्य, दया, करुणा, सेवा, प्रेम, सहयोग का अभ्यास, ये आपके मानसिक व्रत कहे गए। इसके साथ दर्शक 17 अध्याय में भगवान ने ये कहा है। देखो भगवान कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, भगवान कृष्ण की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ कह रहे हैं, सॉरी मैं भगवान ने जो कहा है उसमें कि व्रत के मतलब जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए भोजन कौन सा उपयुक्त है, भगवान कह रहे हैं, भोजन की बात भी कर रहे हैं भगवान। मतलब कितनी बड़ी गाइडेंस हमारे को भगवान नारायण देव बोल के गए हैं। वो कहते हैं कि जो चिकनाहट रहित भोजन हो, जो प्रकृति का भोजन ना हो, जो ताजा भोजन हो, ऐसा भोजन जो है व्रत में करना चाहिए। उससे आपकी आत्मिक और शारीरिक वृद्धि होती है। मतलब भगवान ने ये सब प्रोसेस फूड और तले हुए फूडों को तामसिक फूड कहा गया है, जितने भी मिर्च मसाले वाले हैं। तो आपके लोगों को मैंने यही प्रार्थना की कि ये जानकारी, नवरात्र आ रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत राजीव जी। और इन व्रतों में लोग दुर्गा कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा, ये सिद्ध करने के व्रत हैं। इसमें शक्तियां, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और रामायण का पाठ करें। इस तरह की साधना करके अपने जीवन को, ये दोबारा मानव जीवन नहीं मिलने वाला, अपने जीवन को आत्मोद्धार कीजिए अपना। जय। शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। धन्यवाद, थैंक यू। तो इतने राजीव नारायण जी, और आपने सुना क्या जबरदस्त भविष्यवाणी। मैं दुआ करूंगा इनकी ये भविष्यवाणी सही ना हो। युद्ध में बेगुनाह मारे जाते हैं, महिलाएं बच्चे परेशान होते हैं, मारे जाते हैं। युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं होता। तो ईश्वर करे ये भविष्यवाणी सही ना हो। 5 राज्यों के चुनाव के लिए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा संकेत है। नतीजे आ जाएंगे, देखते हैं ये भविष्यवाणी सही होती है या नहीं होती है। साथ बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।